हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। भाषा विज्ञान में हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कर लिया है क्या, भाषा का जो भी इतिहास है, पारिवारिक जो विभाजन किए गए हैं वो चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक, इसके बाद हमने भौगोलिक स्थिति देख ली है। हिंदी की भौगोलिक स्थिति क्या है, हमने इसको मैप के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश किया। उसके बाद हमने संवैधानिक स्थिति देखी है, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। और हमने देखा है ध्वनि विभाजन, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन को अच्छे से कर लिया है। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर या बाह्य प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, ये सारी चीज़ें हमने क्या की हैं, देख ली हैं। ठीक है, तो आज का मैंने आपको कल बोला था कि आज मैं आपको कराने वाली हूँ जो हमारी लिपि है। ये हमारे सिलेबस में टॉपिक है, जिसमें हमारी देवनागरी लिपि या लिपि की विशेषताएं क्या हैं, या फिर उनके लिए जो सुधार समिति बनाई गई थी वो क्या है। लिपि का हम आपने क्वेश्चन अगर PYQ लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि लिपि से क्वेश्चन ऑलरेडी, खैर अब तो ज़्यादा आने लगे हैं, पहले बहुत कम लिपि से क्वेश्चन आते थे। तो उसमें आपको क्या है कि लिपि का क्या पूछा गया है, क्रम पूछा गया है। लिपि का क्रम आप देखोगे 2000 आई थिंक 10 के आसपास, 8, 9, 10 ऐसी किसी में ही PYQ में होगा, जिसमें आपसे लिपि का क्रम पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हमारा टॉपिक होने वाला है लिपि। हम लिपि को अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ देखते जाएंगे, उसकी जो जो इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताते चलूँगी। ये भी बताऊँगी यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो आज हम मेन लिपि पढ़ने वाले हैं वो है हमारी भोलानाथ तिवारी जी की जो पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास, मेन उसको लेकर के ही मैं चल रही हूँ। उससे मैं आपको लिपि की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूंगी। और जो हमारी दृष्टि नहीं, पांडे एंड पांडे, जो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी रिवीजन मैं आपको अच्छे से करा दूंगी। ठीक है, तो बिना देरी के क्लास आज की शुरू करते हो। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, भाषा विज्ञान हमारा कंप्लीट होने वाला है, हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होने वाला है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको भाषा विज्ञान के सभी क्लासेस आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, और मैंने आपको बहुत डिटेल में भाषा विज्ञान पढ़ाने की कोशिश की है, जो आजकल क्या टीचिंग ने एकदम बिजनेस बना दिया लोगों ने। ठीक है, पेड क्लासेस में नेट का आप सिलेबस देखोगे 4-4 हज़ार, 6-6, 10-10 हज़ार में लोग करा रहे हैं उसको। और वही चीज़ें जब आपको यूट्यूब पे फ्री में मिलती है ना, कहते हैं ना फ्री की वैल्यू तो होती नहीं है, तो लोगों को लगता है अरे फ्री में पढ़ा रहे हैं ऐसे ही होगा, है ना। तो आप ऐसे बिल्कुल भी ये जो आपकी धारणा होती है या ये माइंडसेट जो है, इसको हटा के चलो, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूट्यूब पे और अच्छा मिल जाता है पेड क्लासेस के उस कंपैरिजन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी भाषा विज्ञान की। ऑलमोस्ट हमने सभी टॉपिक्स कर लिए हैं, 1 से 2। आज देवनागरी लिपि, जो भी हमारी लिपि से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आज हम देख लेंगे। और 1-2 टॉपिक्स बचे हैं जो कि मैं और करा दूँगी। और जो हमारा संधि वगैरह हो गए, जो भी व्याकरण वाला पोर्शन है उसको हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो यूनिट 2 है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि लिपि क्या है। लिपि क्या है, सबसे पहला हमने बहुत पढ़ा है लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये सारी चीज़ें हमने बहुत पढ़ी हैं, सुनी हैं। ठीक, तो लिपि क्या होता है, सबसे बेसिक चीज़ है कि लिपि क्या है। तो देखो, किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का जो ढंग होता है, कोई भी भाषा है हमारी, उसकी जो लिखावट है या लिखने का जो ढंग होता है वो होता है क्या, हमारा लिपि होता है। क्या होता है, लिपि होता है। देखो, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ये जो कोटेशन मैंने लिखा है, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम के लिए क्या है, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा याद रखना, किसका है, पंडित कामता प्रसाद गुरु का है।
वो कहते हैं लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जो हमारी भाषा उसकी मूल ध्वनियों के लिए जो भी चिन्ह मान लिए गए हैं वे क्या होते हैं, वर्ण कहलाते हैं। पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी भाषा की लिखावट होती है या लिखने का जो ढंग होता है वही हमारी क्या होती है, लिपि होती है। ठीक है, लिपि समझ आ गया। किसी भी भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, किसी भी भाषा की लिखावट, उसका जो ढंग होगा वो क्या होगा हमारा, उसको हम लिपि कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो इसके लिपि का जो विकास क्रम है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो कि भोलानाथ तिवारी की बुक से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आप ध्यान से सुन लो, लिख लो, मैं तो कहूँगी लिख लो। ठीक है, देखो भोलानाथ तिवारी जी क्या कहते हैं लिपि के बारे में, मैं यहाँ लिखूंगी नहीं, मैं बोल देती हूँ। देखो वो भोलानाथ तिवारी लिपि के बारे में कहते हैं कि विश्व में लिपि का अपने अत्यंत प्रारंभिक रूप में विकास 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कब? विश्व में लिपि का सबसे पहले प्रारंभिक जो उसका रूप में जो उसका विकास जो हुआ वो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, किंतु उसके व्यवस्थित रूप धारण करने में लगभग इसको व्यवस्थित रूप धारण करने में कितने वर्ष लगे? 6,000 वर्ष लगे। व्यवस्थित रूप धारण करने में लिपि को कितना वर्ष लगा? 6,000 वर्ष। देखो लिपि का प्रारंभिक रूप कब मिलता है? 10,000 ईसा पूर्व में मिलता है। और लिपि को जो व्यवस्थित रूप धारण करने में कितना वर्ष लगता है? तो वो है हमारा 6,000 वर्ष। दोनों में अंतर समझ आया। अब क्या कहते हैं कि प्राय 4,000 ईसा पूर्व के आसपास लिपि का व्यवस्थित रूप मिलने लगा। 6,000 वर्ष लगे थे तो जाहिर सी बात है 10,000 ईसा पूर्व में जब उसका आरंभिक रूप मिलता है, 6,000 वर्ष उसको व्यवस्थित करने में लगे, तो 4 ही बचा ना। 4,000 ईसा पूर्व में क्या हुआ हमारा? लिपि का एक हमें व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। ये किसका कथन है? तो ये है भोलानाथ तिवारी जी का। इनकी पुस्तक है हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक, इतना समझ आया। अब देखो आगे क्या है। अब हम देखते हैं जो हमारा लिपि का जो क्रम है, लिपि का क्रम क्या है। सबसे पहले भोलानाथ तिवारी जी ने जो अपनी पुस्तक में लिपि का जो क्रम बताया है वो ये है। देखो सबसे पहले वो बताते हैं चित्रलिपि बताते हैं, फिर बताते हैं भाव मूलक, फिर बोलते हैं भाव ध्वनि मूलक। ठीक, इसके बाद वो बताते हैं हमारा ध्वनि मूलक। ठीक है, ये किसने? ये भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक में ये कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 4 क्रम बताएं। असली में जो हमारी लिपि के वैसे जो क्रम माने जाते हैं वो आप एक बार देख लो। आपको एग्जाम में यही क्रम पूछा जाएगा, नाम दे के नहीं पूछा जाएगा कि भोलानाथ तिवारी ने क्या माना है। ठीक, सबसे पहले जो हमारा क्रम है लिपि का वो आएगा चित्रलिपि। सबसे पहले जो हमारी लिपि देखी गई वो क्या थी? वो चित्रलिपि थी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सूत्रलिपि। क्या आता है? सूत्रलिपि आया। इसके बाद सूत्र के बाद आया हमारा प्रतीक लिपि। सूत्र के बाद क्या देखी गई? प्रतीक। और प्रतीक के बाद आया हमारा भाव मूलक। क्या आया? भाव मूलक। चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव। भाव के बाद आएगा क्या? हमारा आएगा भाव ध्वनि मूलक। भाव और ध्वनि दोनों, ध्वनि मूलक। और भाव ध्वनि के बाद आएगा ध्वनि मूलक। क्या आएगा? ध्वनि मूलक। ठीक, इतना समझ आया। क्रम देखो दोबारा से। सबसे पहले क्या आएगा? चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव मूलक, भाव ध्वनि मूलक और ध्वनि मूलक। ठीक है, अब देखो क्या चीज़ें हैं। अब यहीं से क्या होता है हमारा ये जो आखिरी जो था ध्वनि मूलक। क्या था? ध्वनि मूलक। आखिरी यही था ना, ये ध्वनि मूलक। ध्वनि मूलक से ही क्या निकलती है? 2 प्रकार की है, 2 प्रकार विकसित। एक है हमारा अक्षरात्मक लिपि, अक्षरात्मक, और एक है हमारा वर्णात्मक। 2 लिपियां निकलती हैं इसमें से। मतलब जो हमारा ध्वनि मूलक है
उससे क्या है, 2 प्रकार की लिपि है। सबसे पहला कौन सा है, अक्षरात्मक, दूसरा आता है हमारा वर्णात्मक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि कौन सी है, अक्षरात्मक है या वर्णात्मक है। तो आपको ये चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। उससे पहले एक चीज़ आप और यहाँ पे ध्यान दे लो कि जो हमारी चित्रलिपि है ये सबसे प्राचीन लिपि है। चित्रलिपि, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है। चित्रलिपि जो है वो सबसे प्राचीन लिपि है हमारी। वहीं पे हमारा ये जो ध्वनि मूलक है ये आधुनिक लिपि है। क्या है ये, आधुनिक लिपि है हमारी। आधुनिक लिपि कौन सी है, ध्वनि मूलक। प्राचीन लिपि कौन सी है, तो वो है चित्र मूलक। ठीक, सॉरी, सिर्फ चित्रलिपि। ओके, अब हम क्या करेंगे, अक्षरात्मक और वर्णात्मक को एक बार देख लेते हैं। देखो, अक्षरात्मक और क्या है, वर्णात्मक, ये 2 लिपि है, 2 प्रकार हैं। ठीक, अब अक्षरात्मक क्या है, देखो भारत की जितनी भी सारी भारत की जो सारी लिपि हैं, भारत की सारी लिपि क्या है, अक्षरात्मक है। भारतीय लिपि क्या है, अक्षरात्मक है। हिंदी भी इसी में शामिल है ना, क्योंकि भारतीय जो हमारी लिपि है, हिंदी तो है ना देवनागरी, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। पर वर्णात्मक में क्या है, ये अंग्रेजी, अंग्रेजी की जो लिपि है वो क्या है, रोमन लिपि है। रोमन है ना, अंग्रेजी की लिपि क्या होती है, रोमन होती है। रोमन लिपि क्या है, वो एक वर्णात्मक है। क्या है, वर्णात्मक है। वहीं भारतीय लिपि जो होंगी वो सारी क्या होंगी, अक्षरात्मक होंगी। आगे मैं आपको देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं कराऊंगी उसमें आप देखोगे कि हमारी जो देवनागरी लिपि है वो क्या है, उसकी एक विशेषता है कि वो एक अक्षरात्मक है। क्या है, वो एक अक्षरात्मक है। इतना क्लियर हो गया तो मैं इसको इरेज कर दूं, ये सारी स्लाइड्स इरेज कर दूं मैं। चलो अब देखो आगे क्या चीज़ें हैं। अब एक सवाल मुझे अभी याद आया कि एग्ज़ाम में आ चुका है कि अक्षरात्मक और वर्णात्मक में जो हमारे हैं सबसे विकसित लिपि कौन सी है। अक्षरात्मक और वर्णात्मक में सबसे विकसित लिपि किसे माना गया, तो वो क्या है, वर्णात्मक को माना गया है, जिसमें हमारी क्या है, रोमन लिपि आती है। ठीक, अक्षरात्मक को नहीं माना गया है, दोबारा ध्यान दो, वर्णात्मक को माना गया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। मैं स्लाइड ओपन कर लेती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ठीक, ये लिपि हो गया। ठीक है, इसका क्रम देख लिया आपने, चित्र, प्रतीक, भाव, ध्वनि। ध्वनि से निकलेगी अक्षरात्मक, वर्णात्मक। ठीक, अब देखो क्या है, विश्व में लिपि का अपने अत्यंत प्रारंभिक रूप में विकास 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, किंतु व्यवस्थित रूप धारण करने में लगभग 6,000 वर्ष लगे। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और जो इसका 4,000 ईसा पूर्व के आसपास क्या होता है, 4,000 ईसा पूर्व के आसपास लिपि का व्यवस्थित रूप हमें मिलने लगता है। ठीक है, अब देखो भारत की सारी लिपियाँ क्या है, अक्षरात्मक हैं। भारत की सारी लिपियाँ अक्षरात्मक है, ये मैंने आपको बताया। रोमन आदि यूरोप की लिपियाँ वर्णात्मक है। जो यूरोप की लिपियाँ हैं रोमन हो गई, या बाकी जो है वो क्या है, वर्णात्मक है। ठीक है, खरोष्ठी लिपि जो होती है हमारी, कौन सी, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं यानी यहाँ से ऐसे लिखी जाती है। ठीक, ये दाएं और ये बाएं। ठीक है, और इसमें कितने होते हैं, 37 वर्ण, जिसमें 5 स्वर 11 व्यंजन होते हैं। इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव है। क्या है, संयुक्ताक्षर जो होते हैं उनका क्या है, इसमें अभाव है। किसमें, खरोष्ठी लिपि में। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिंपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के वर्ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। प्रोफेसर बुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कितने, 41 अक्षर थे, स्वर 9 थे और 32 व्यंजन थे। किसके अनुसार, प्रोफेसर बुलर के अनुसार। किसके अनुसार, प्रोफेसर बुलर के अनुसार।
अब देखो हमने क्या किया कि हमने लिपि तो मेन जो बेसिक लिपि थी वो हमने पढ़ ली। बेसिक हमारी लिपि क्या होती है, लिपि का अर्थ क्या होता है, या फिर लिपि का जो हमारा विकास क्रम था, सबसे पहले कौन सी थी, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी थी, आधुनिक लिपि कौन सी थी, उसमें से हमने क्रम देख लिए। अक्षरात्मक क्या है, वर्णात्मक क्या है, अक्षरात्मक में कौन सी लिपि आती है, वर्णात्मक में कौन सी लिपि आती है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस जो थे इम्पॉर्टेंट बनते थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें हिंदी की लिपि की ओर बढ़ना है। हिंदी की लिपि इसका मतलब क्या हुआ, देवनागरी लिपि। ठीक, अब देवनागरी लिपि पर पहुँचना है हमें, तो देवनागरी लिपि का विकास क्रम जो होता है वो एक बार हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ मैंने बना रखा है, चलो इसी में से करा देती हूँ। देखो उससे पहले मैं यहाँ एक चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले देखो प्राचीन भारत में कितनी लिपियाँ हुई, 3 लिपियाँ हुई। कितनी, 3 लिपियों का जिक्र आता है। सबसे पहली आती है हमारी कौन सी, अरे सिंधु। सबसे पहले आएगी कौन सी, सिंधु आएगी। फिर आएगी हमारी ब्राह्मी लिपि, फिर आएगी ब्राह्मी, और ब्राह्मी के बाद क्या आती है हमारी खरोष्ठी। मैंने अभी खरोष्ठी के बारे में ऊपर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कराया। ये देखो खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और इसमें संयुक्ताक्षरों का क्या होता है, अभाव होता है। ये हो सकता है उसमें पूछ ले, जो आजकल इस तरह क्वेश्चन बनते हैं ना कि कौन सा गलत है, कौन सा कथन गलत है, उसमें से वो हो सकता है, ठीक है। अब देखो जो हमारी लिपियां हैं वो 3, जो हमारी जो 3 लिपियों का जिक्र मिलता है, कौन कौन सी हैं, सिंधु है, ब्राह्मी है, सिंधु हो गई, ब्राह्मी हो गई, और खरोष्ठी लिपि हो गई। कौन सी हो गई, सिंधु, ब्राह्मी और खरोष्ठी, ठीक है। अब हमारा देखो सिंधु से हमारी जो देवनागरी लिपि विकसित हुई है वो हुई है ब्राह्मी से। कहाँ से हुई है, ब्राह्मी लिपि से हमारी क्या हुई है, देवनागरी लिपि विकसित होती है। कैसे, सिंधु हमें नहीं पढ़ना है, खरोष्ठी हमें अभी यहाँ पर तो नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मी लिपि का विकास देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि देवनागरी लिपि कहाँ, ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई। तो सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो ये कि ब्राह्मी लिपि का विकास क्रम क्या है, ठीक। और ब्राह्मी लिपि का समय पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, समय पूछा जा सकता है आपसे। तो ब्राह्मी लिपि का समय क्या है, 5वीं ईसा पूर्व से, 5वीं सदी ईसा पूर्व से, इसमें लिखा नहीं जाता है, 5वीं सदी ईसा पूर्व से कब तक, 350 ईस्वी तक, ठीक, 350 ईस्वी तक क्या है, ब्राह्मी लिपि का विकास, ठीक है। अब देखो क्या है, दक्षिण शैली। अब ब्राह्मी लिपि से दो क्रम निकलते हैं। एक सेकंड रुको, मैं इसे पहले इरेज कर दूं, बहुत खचपच हो गया। हाँ चलो, सबसे पहले अब क्या आएगा इसमें, देखो एक आएगी हमारी दक्षिणी शैली। 2 शैलियाँ इसमें से निकलती है ब्राह्मी लिपि से। सबसे पहले एक आती है दक्षिणी शैली, दूसरी होती है हमारी उत्तरी शैली। कौन सी होती है, दक्षिणी शैली, जो दक्षिण भारत में जो विकसित हुई, जिसका प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, दक्षिणी शैली का। 2 शैली निकली ब्राह्मी लिपि से, पहली है दक्षिणी शैली, दूसरी है उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली का कहाँ प्रचार प्रसार हुआ, तो दक्षिण भारत में हुआ, और उत्तर शैली का हुआ उत्तर भारत में। क्यों, क्योंकि हिंदी कहाँ, उत्तर भारत में ही ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। अब उत्तर शैली यानी उत्तर भारत से क्या इससे निकलती है, सबसे पहले उत्तरी शैली से हमारी निकलती है गुप्त लिपि। क्या निकलती है, गुप्त लिपि। इसको एज इट इज़ इसका क्रम याद करना है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो याद रखो, उत्तरी शैली से हमारी निकलती है गुप्त लिपि, जिसका समय क्या है, 4वीं-5वीं सदी, 4-5 सदी, ठीक है, याद कर लो, 4वीं सदी, ठीक। अब यहीं इससे गुप्त लिपि से क्या निकलती है हमारी, एक है सिद्ध मात्रिक लिपि। सिद्ध मात्रिक लिपि को ही कुटिल लिपि कहा गया है। और कुटिल लिपि क्यों कहा गया है, कुटिल लिपि क्यों कहा गया है, इसमें क्या था, स्वरों की मात्राओं की आकृति क्या होती थी, कुटिल होती थी, यानी टेढ़ी होने के कारण इसे कुटिल नाम दिया गया।
सिद्ध मातृक का दूसरा नाम क्या है? कुटिल लिपि है, याद रहेगा। और इसका जो समय है वो क्या है? 6वीं सदी, 6वीं सदी, ठीक है। गुप्त लिपि का 4-5, ठीक। सिद्ध मातृक का 6। अब सिद्ध मातृक से क्या निकलती है? 2 निकलती है। कौन सी? एक होती है हमारी देवनागरी लिपि, दूसरी होती है हमारी शारदा लिपि। सिद्ध मातृक का समय था 6वीं सदी, और वहीं पे हमारी जो 2 निकलती है, एक देवनागरी और एक शारदा। देवनागरी का समय हो जाएगा 9वीं सदी और शारदा का हो जाएगा 10वीं सदी। आपको सन याद होने चाहिए, इनका जो ईयर है, इनका जो समय है वो आपको याद होना चाहिए कौन सी सदी है, ठीक है। इसको मैं एक प्लेन पेपर में एक प्लेन स्लाइड लेती हूँ और खाली उसमें आपको एक बार कराती हूँ। देखो, सबसे पहली बात, देवनागरी लिपि का विकास का क्रम देखना है हमें। याद रहे देवनागरी लिपि के विकास का, सबसे पहले क्या आ जाएगा? ब्राह्मी। ब्राह्मी से ही विकसित होती है ये, ठीक। ब्राह्मी में क्या आ जाएगा? अब 2 होएगा, दक्षिण, ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा उत्तरी शैली। उत्तरी शैली से हमारा क्या निकलता है? गुप्त लिपि निकलती है। गुप्त लिपि से क्या निकलती है? हमारे सिद्ध मातृक निकलती है। और सिद्ध मातृक से 2 निकलती हैं, एक आती है देवनागरी और एक आती है शारदा लिपि। देवनागरी का समय क्या है? तो वो है हमारी 9वीं सदी, और शारदा लिपि का है 10वीं सदी। अब अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि कौन सी लिपि देवनागरी लिपि के विकास क्रम में सम्मिलित नहीं है, ये दिखा देती हूँ मैं आपको। अब मेरा अगर एक सवाल है कि कौन सी लिपि जो है हमारी देवनागरी लिपि के विकास क्रम में किसका कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन होंगे ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, शारदा, गुप्त या फिर सिद्ध मातृका। कौन सी इसमें से शामिल नहीं है? तो देखो, एक बात बताओ, जब यहाँ सिद्ध ब्राह्मी लिपि तो होगा ही, सबसे पहले तो वही तो है ना, यहीं से तो निकल रही है हमारी दक्षिणी और उत्तरी शैली, और उत्तरी शैली से हमारी निकल रही है गुप्त शैली, और गुप्त लिपि से निकल रही है हमारे सिद्ध मातृक। सिद्ध मातृक से 2 निकली हैं लिपियां। सबसे पहले कौन सी? देवनागरी और शारदा। देवनागरी का समय 9वीं सदी है और शारदा लिपि का 10वीं है। तो जाहिर सी बात है देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है उसमें कौन सम्मिलित? शारदा। आप देखो, मान लो आपके भाई हैं, ठीक है। अब आपका जो छोटा भाई है उसी का बचपन आपसे जो छोटा भाई है, भाई बहन कोई भी मान लो, आपका जो छोटा भाई बहन जो भी है उसी का बचपन आपने देखा होगा ना। क्यों? क्योंकि आप उससे बड़े हो। आपसे जो बड़ा है, आपका जो बड़ा भाई या बड़ी बहन, उसका बचपन तो आपने नहीं देखा है ना। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े हैं। इसी हिसाब से मान लो जो सिद्ध मातृका है उससे 2 लिपि निकलती है। एक हो गई देवनागरी जिसका समय है 9वीं सदी, फिर है शारदा, ये मान लो बड़ा भाई, शारदा हो गई जो 10वीं सदी, वो मान लो छोटी बहन। तो छोटी बहन बड़े भाई का कैसे पूरा जो बचपन है वो देख सकती है ना। तो इस तरह से क्या करो, याद रहेगा। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने आपको ऐसे इस तरह से कराया। अब याद रहेगा ब्राह्मी, सबसे पहले देवनागरी लिपि का विकास क्रम है ब्राह्मी है। ब्राह्मी से 2 निकलती है, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली। उत्तरी शैली से निकलती है गुप्त लिपि, गुप्त से निकलती है सिद्ध मातृका, सिद्ध मातृका से 2 निकलती है, एक है देवनागरी और दूसरी है शारदा। शारदा लिपि का देवनागरी लिपि के विकास क्रम में कोई भी हाथ नहीं है, वो बिल्कुल भी उसमें सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है। याद रहेगा इतनी चीज़। अब देवनागरी लिपि से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, भोलानाथ तिवारी की बुक से है, ठीक। देवनागरी लिपि के बारे में देखो, इसका सबसे पहले देवनागरी लिपि का समय है क्या? 9वीं सदी। अब इसी को भोलानाथ तिवारी जो है क्या कहते हैं? प्राचीन नागरी कहा है। इसी को क्या है? प्राचीन नागरी। एग्ज़ाम में आ सकता है, याद रखो, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। सिद्ध मातृका का कुटिल लिपि नाम से ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो, जो देवनागरी लिपि है उसका एक अन्य नाम क्या है? वो है प्राचीन नागरी। किसने दिया है? भोलानाथ तिवारी ने। इसको अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है। अब एक चीज़ क्या कहते हैं भोलानाथ तिवारी जी कि जो हमारा दक्षिणी भारत था, ये वाला जो हिस्सा, जो हमारा दक्षिणी शैली जो थी हमारे, इसमें जो
जो प्रचार प्रसार था वो कहते हैं भोलानाथ तिवारी कि जो दक्षिणी भारत में भी कुछ जगह पर 8वीं सदी से हमारी देवनागरी मिलती है। क्या कह रहे हैं देखो, मैंने आपको देवनागरी लिपि में क्या बताया कि जो हमारी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, 2 हिस्से निकले इसमें से, एक आया दक्षिण और एक आया उत्तरी। उत्तरी शैली चल चल के हमारी देवनागरी आई है। पर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं, हम ये जो दक्षिणी शैली है, ये जो दक्षिणी भारत है, यहाँ पर भी कुछ जगह पर इसका देवनागरी का जो है क्या, देवनागरी का मिलती है यहाँ पर भी। कहाँ मिलती है, दक्षिणी शैली में। और कब मिलती है, 8वीं सदी में मिल रही है। देवनागरी लिपि का यहाँ विकास कब हुआ, 9वीं में हुआ ना, 9वीं सदी में। पर वो कहते हैं भोलानाथ तिवारी जी, दक्षिणी शैली जो है हमारी, उसमें भी क्या है, देवनागरी लिपि का थोड़ा बहुत देवनागरी लिपि मिली है। और वो कब मिली है, 8वीं सदी में मिल चुकी है, वो कहते हैं। पर इसका नाम क्या है, दक्षिण भारत में इसका नाम देवनागरी नहीं है, क्या है, नंदी नगरी है। एक मिनट, इसको क्लियर कर दूं मैं। हाँ, नंदी नागरी, दोबारा समझने की कोशिश करो। हमारा देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी से 2 निकलती है, एक आती है दक्षिणी, दूसरी आती है उत्तरी। उत्तरी से निकलती है गुप्त, गुप्त से निकलती है सिद्ध मातृका, सिद्ध मातृका का दूसरा नाम है कुटिल लिपि। इससे 2 निकलती हैं, एक है देवनागरी लिपि और एक है शारदा। देवनागरी यहाँ मिल रही है 9वीं सदी में, ठीक। पर भोलानाथ तिवारी जी का क्या कहना है, वो कहते हैं जो हमारे ये जो दक्षिण भारत था, इसमें भी देवनागरी लिपि क्या है, कुछ जगहों पर मिली है, कुछ जगहों पर मिलती है। और कब मिलती है, यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ तो वो सिर्फ वो 8वीं सदी में ही मिल गई थी, कुछ जगहों पर 8वीं सदी में, यहाँ तो फिर भी 9वीं सदी में आई, ठीक। याद रहेंगी ये चीज़ें, इतना क्लियर हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये नंदी नागरी कहा है, जो 8वीं सदी में दक्षिण भारत में मिली है देवनागरी, उसको उन्होंने नंदी नागरी कहा है। वहाँ क्या कहते हैं कि वहाँ पर देवनागरी नाम से नहीं बल्कि नंदी नागरी नाम से वो जानी गई। तो नंदी नागरी क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएचएससी में आया हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, प्राचीन नागरी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो हमारी प्राचीन लिपि या नागरी है वो कब मिलती है। तो देखो, अगर एग्जाम में पूछे प्राचीन नागरी का जो समय, अगर पूछे आपसे, क्या पूछे, प्राचीन नागरी का समय, प्राचीन नागरी का समय, तो वो हो जाएगा 8वीं 9वीं सदी, ठीक। और वहीं आधुनिक नागरी का पूछे तो क्या हो जाएगा, 15-16वीं सदी, ठीक है। और ये किसके अनुसार है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार। इतना क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं किसके, देवनागरी की जो विशेषताएं हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर इसका नामकरण बचेगा और इसकी जो सुधार समिति है वो। तो देखो, देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं, देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। याद करने वाली चीज़ है, ठीक। अब हमारे एग्ज़ाम जो एनटीए पूछता है वो किस तरह से, ऐसे पूछ लेगा क्या कि देवनागरी लिपि का प्रथम प्रयोग कहाँ मिला, ऐसे तो नहीं पूछेगा। वो पूछेगा देवनागरी लिपि के बारे में क्या चीज़ असत्य है, असत्य पूछेगा। क्या पूछेगा, देवनागरी के विषय में क्या असत्य है। वो ये कोटेशन लिख के दे देगा, ये दे देगा। देवनागरी लिपि अक्षरिक की जगह उसने अगर वर्णात्मक लिख दिया, वहीं बच्चे गलत करके आ जाएंगे। वो क्या करेंगे, देवनागरी लिपि तो वर्णात्मक ही है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये गलतियाँ मैंने की हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी पहले कन्फ्यूज़न में देवनागरी लिपि को वर्णात्मक लिपि ही जब मैं पीवाई करती थी, PYQ, उसमें मैंने कितनी बार गलती की है कि देवनागरी लिपि को मैंने वर्णात्मक लगाया है। होता क्या है, अक्षरिक होता है। जो मैंने गलतियाँ की हैं मैं आपको वही बता रही हूँ, आपको नहीं दोहरानी है, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ से अगर देवनागरी लिपि से क्वेश्चन बना तो वो क्या करते हैं एनटीए, एक एक चीज़, एक एक वर्ड को आपको ध्यान दे के चलना है, क्योंकि वो ऐसे ही करता है। अक्षरिक की जगह वर्णात्मक लिख देगा और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आप सोचोगे अरे ये तो ठीक है, और वहाँ आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक।
इतनी छोटी छोटी मिस्टेक से क्या होता है, हम कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। आपको ये चीज़ें स्टार्टिंग से ध्यान में ले करके चलनी है, ठीक। तो देखो अब इसकी विशेषता क्या है, देवनागरी लिपि अक्षरिक है। क्या है, अक्षरिक। और 1941 हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रयास से नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई। ईयर याद रख लो, 1941। अब देखो देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णानुक्रम वर्णक्रम जो है वो वैज्ञानिक है। क्या है, वर्ण। अब देखो ये चीज़ें समझा देती हूँ। हमारे पास हर शब्द के लिए अलग एक वर्ण है, वर्णमाला है। अब देखो इंग्लिश में ये हो गया ट, यही हो गया ठ, यही हो गया। अब हमारे पास क्या है, ट भी है, ठ भी है, ड भी है, अलग अलग हैं। इंग्लिश में एक ही से काम चलाना पड़ता है, पर हमारे पास कोई कमी नहीं है, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया। अब देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम क्या है, वैज्ञानिक है। अब इसका मतलब ये समझो कि देखो जो मैंने अभी आपको बताया था उच्चारण स्थान के आधार पर, सबसे पहले क्या मैंने बताया था, क त म द ओ, है ना, ये बताया मैंने आपको, ठीक। क से कंठ, त से तालव्य, म से मूर्धन्य, द से दंत, ओ से ओष्ठ। क सबसे पहले हमारा आएगा कंठ, क वर्ग आ जाएगा क। उसके बाद हमारा क्या आता है, तालु आता है, फिर हमारा मूर्धन्य आता है, फिर हमारे दांत आते हैं, फिर हमारा होठ आता है, उसके बाद आता है नासिक के, जो हमारा बाहरी हिस्सा है, नाक, वो आता है नासिक। तो देखो क्रम से ही लगाया गया है ना, तो ये क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। तो हमारी जो देवनागरी की वर्णमाला है उसका क्या है, वो एक वैज्ञानिक है, उसका जो क्रम है वो वैज्ञानिक है। ऐसे ही कहीं से कुछ भी नहीं दे दिया गया है, ठीक, सब कुछ क्रम से दिया गया है, बिल्कुल। अब ये क्या है, लचीलापन, हमारी देवनागरी लिपि में लचीलापन है। अब क्या होता है कि हम किसी भी, जो भी, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ आई या कोई नया अक्षर वर्ण आया तो हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे उर्दू वगैरह में, जैसे यहाँ से इन्होंने ऐसे कुछ, उर्दू मुझे लिखनी तो नहीं आती, इस तरह से कुछ, जैसे यहाँ पे अगर इन्होंने इस तरह से कर दिया तो ये पूरा शब्द इनका बदल गया। तो हमारे में भी क्या हुआ कि कुछ जो शब्द थे, जो हमारे जो अक्षर थे, ब, व, ज, इनके नीचे ये तालु, ये जो हमारे ये ऐसे लगा करके क्या कर दिया हमने, एक नया वर्ण बना दिया, ठीक। आ रहा है समझ, क्या करा, नया वर्ण बन गया। इसी तरह से क्या कहा गया है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि ये क्या है, एक लचीला है। हमारा जो देवनागरी लिपि है वो एक लचीला है, उसमें हम नई चीज़ें भी एक्सेप्ट करते हैं, ओके। अब है शिरोरेखा का प्रयोग। अब एक बात बताओ, मैंने ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया, जैसे कोई नाम है सीमा, लिख दिया, ऐसे लिख दिया, सीमा, रुको कुछ भी लिख देती हूँ मैं, रुको, देवनागरी की वर्णमाला, आपको समझ आएगा क्या, कहाँ से कौन सा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, कौन से शब्द खत्म हुआ, कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसलिए इसके लिए क्या किया गया है, हमारी लिपि में एक शिरोरेखा यानी ये लाइन बनाई गई है। इससे अब समझ आ रहा है, ये हो गया एक वर्ड, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये पूरा है ना, ये एक शब्द हो गया। अब समझ आ रहा है, शिरोरेखा हटा दे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, कहाँ से कौन सा शब्द शुरू हुआ, कौन सा खत्म हुआ। इसीलिए क्या है, हमारी ये एक विशेषता भी है कि हमारे देवनागरी लिपि में क्या है, शिरोरेखा का प्रयोग मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम देवनागरी लिपि का नामकरण। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी बट आज कंप्लीट कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी कर लो। देखो प्रसिद्ध, इसका नामकरण याद कर लेना, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ है, ठीक। क्वेश्चन आ सकता है देवनागरी लिपि के नामकरण जो हुआ है उसके लिए आ सकता है कि क्या चीज़ असत्य है या क्या चीज़ सत्य है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा, आ सकता है। पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है लाइन, ठीक।
श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा है। देखो, देवनागरी के नामकरण के विषय में हमारे एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो पूछ सकता है कि देवनागरी के नामकरण के विषय में कौन सी चीज़ असत्य, कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको, ये जितने पॉइंट्स हैं ये पता होने चाहिए। ठीक है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं-8वीं सदी ईस्वी एक शिलालेख में हुआ। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। अब देखो, जो देवनागरी लिपि, जो हमारी लिपि है, उसकी सुधार समिति में क्या किया गया। सर्वप्रथम, यहाँ से कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के चलना। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी, याद रखना, के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। किसने आरंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1904 में। उनका पत्र क्या था? केसरी, याद रहेगा। आगे है, सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। महात्मा गांधी से संबंधित है और एग्जाम में ना आए, थोड़ा सा मुश्किल बात लगती है, आ सकता है। ठीक, अब ये लाइन देखो, इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर, ये जो हमारे पंचमाक्षर हैं, इसके स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव किसने रखा? सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने। किसके स्थान पर? पंचमाक्षरों के स्थान पर। ठीक। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये नोट्स में लिख लो अपना अलग से, इसमें रहेगा तो हो सकता है आप भूल जाओ। ठीक। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी। अब देखो, हम अल्प प्राण अलग पढ़ते हैं और महाप्राण अलग पढ़ते हैं, है ना। महा में मैंने क्या बताया था? जिन शब्दों में एच दिखे, स्पेलिंग लिख लो। क में नहीं आता, ख में आता है KH, तो ख क्या हो जाएगा? हमारा महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इन्होंने क्या कहा है, श्रीनिवास ने क्या सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह, जैसे इन्होंने पंचमाक्षर की जगह क्या अनुस्वार दिया, नुक्ता हो जाता है। ऐसे ही इन्होंने क्या, श्रीनिवास ने क्या कहा, कोई चिन्ह लगा लो जिससे क्या हो, हमारे जो वर्णों की संख्या है वो कम हो जाए। ये किसने प्रस्ताव दिया है? श्रीनिवास ने दिया है। याद रखना, अल्प प्राण महाप्राण के जगह पे कोई चिन्ह लगाने का प्रस्ताव श्रीनिवास ने दिया है। ठीक है, याद रखना। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, याद रखना। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति में ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया। किसने दिया? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा फैक्ट्स हैं, तो इनको आप याद कर लेना इनको, क्योंकि मैं समझाना क्या है, इजी है,
पर ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, तो आप याद कर लेना, ठीक है। तो हमारा भाषा विज्ञान के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा व्याकरण वाला पोर्शन है जो कि मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगी, अलग से उसको करने में टाइम लगेगा। उसके साथ साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा यूनिट 2 है। काफ़ी लेंथी यूनिट है, इसलिए हम उसको जल्दी से ही शुरू करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पे जाके वीडियोस देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहें। क्लासेस जब भी मैं क्लासेस अपलोड करूं आपको टाइम से क्लासेस मिल जाएं, ठीक है। और अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहो, खूब सारी मेहनत करते रहो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।